तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करनी है हमें 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। तो सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आती हो। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल यानी कि 6 मेंबर की रिंग। अब देखिए एक नंबर पर ही OH लगा होगा और उसी के साथ ही मिथाइल लगा होगा। सो दिस इज दी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, तो ये वाला जो सी एटम है दिस इज दी नंबर 1 कार्बन। ओके, अब इसकी हमें करनी है डिहाइड्रेशन। तो हम डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में हम H पॉजिटिव एंड इसको कर देते हैं हीट एट दी 443 केल्विन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन में होता क्या है, ठीक है, अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जिस कार्बन के पास OH है वो तो रिमूव होगा ही, और दूसरा जो उसके साथ वाला है सी एटम उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला है सी एटम, तो इसमें से हमारा यहां से हाइड्रोजन आ सकता है, या फिर ये जो इसके साथ वाले ये भी दोनों सी एटम है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये दोनों तो इक्विवेलेंट पोजीशन है, इनमें से हम एक यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब आप लोगों ने इस स्टेप को यहां पर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये पूरी रिंग ऐसे ही रहेगी। मान लीजिए सबसे पहले यहां से OH गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमने यहां से रिमूव कर लिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा CH2, और CH2 के साथ फिर वो डबल बॉन्ड अपना फॉर्म कर लेगा। ठीक है, 1 सेकेंड। तो CH2 बचेगा यहां पर, उसका हाइड्रोजन चला गया तो यहां पर वो बना लेगा डबल बॉन्ड। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि हम इस CH3 को ऐसे ही रखें। ठीक है, इसको हम ऐसे ही है यहां पर रखते, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। इतना क्लियर है? तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी सेट-ज़ेफ रूल, आप लोगों ने सेट-ज़ेफ रूल सीखा होगा। देखो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, वैसे तो MCQ है, 1 मिनट में आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, इजी है। तो सेट-ज़ेफ रूल हमें क्या बताता है कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो मोर अल्काइलेटेड जो अल्कीन्स बनेंगे दीज आर मोर स्टेबल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जिस डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों, अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड को यहां पर चेक करता हूं, तो मान लीजिए अगर हम इसको यहां पर देखते हैं तो इसके आसपास एक अल्काइल ग्रुप ये है 1, दूसरा ये हो गया 2, और तीसरा इस साइड हो गया 3। टोटल है यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसको चेक करूं, इस डबल बॉन्ड को, इसके आसपास ओनली 2 हैं, 1 और 2। इसका मतलब ये हमारा मोर स्टेबल होगा। सो देयरफॉर दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यू टू दी सेट-ज़ेफ रूल, क्योंकि ये मोर अल्काइलेटेड है। अब हमें इसका यहां पर बनाना है IUPAC नेम। अब इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, सिंपल है, आप लोग इजीली बना सकते हैं, क्योंकि रिंग के अंदर आ चुका है डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या बनेगा 1 2। ठीक है, तो 1 पोजीशन पर है मिथाइल, और बाकी क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन, तो ये बनेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए हम लोग इन वर्ड यूज कर लेंगे, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है अभी? तो इसके साथ आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन एक तरह से रिवाइज हो गई अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर की प्रॉब्लम है। तो आगे चलते हैं, सेकंड MCQ करते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम के विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। अब देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले बनते हैं कार्बोकटायंस। ठीक है, तो कार्बोकटायन कैसे बनता है कि हेलोजन आयन रिमूव कर कर आपने बना देना है कार्बोकटायन। जिसका कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम सभी के ही कार्बोकटायंस बना देते हैं। तो इसका कार्बोकटायन क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड CH2 के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें भी रेजोनेंस बन सकती है क्योंकि यहां पर साथ में पड़ा है डबल बॉन्ड। अब अगला है कि बेंजीन रिंग, यानी कि C6H5 मतलब हो गई बेंजीन रिंग, दिस वन, एंड साथ में है CH2, तो CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द बेंजाइल कार्बोकटायन, ये भी रेजोनेंस बना सकता है, ये भी स्टेबल है। अब अगले केस में 2 बेंजीन रिंग्स आ चुकी हैं CH के साथ, तो ये क्या बनेगा, CH के साथ जुड़ी हैं 2 बेंजीन रिंग्स। ठीक है,
एक इस तरफ लगा देते हैं और दूसरी इस तरफ लगा देते हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा क्योंकि दो बेंजीन लगी हैं। और जो आखिरी है उसमें एक साइड पर बेंजीन है और दूसरी साइड पर जुड़ा है CH3, यानी कि कुछ इस तरह से होगा, एक साइड पर बेंजीन है और दूसरी साइड पर जुड़ा है CH3। अब आप लोगों ने इसको चेक करना है कि कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की एक तो होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, और दूसरी बनती है रेजोनेंस इफेक्ट के साथ। अब जब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ अगर बेंजीन जुड़ी हुई है तो उसमें रेजोनेंस आ जाती है। इसमें एक बेंजीन है, इसमें दो बेंजीन जुड़ी हैं, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी। सो देयरफॉर यही हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो आपका सी आंसर आ जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसके लिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा। देयरफॉर इट इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहां से बन जाएगा सी। इतना क्लियर है अभी? सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम के वाई पोटाशियम पर मेगानेट 3KMnO4 इज कलर्ड। इसका जो पर्पल कलर होता है हमें ये बताना है वो क्यों बनता है। अब देखिए जो हम लोगों ने सिंपली रीड करते हैं कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके कारण कि इसका कलर बन जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज KMnO4 के केस में जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या रहती है, आर्गन के साथ आएगा। 3D में भी 0 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 4s में भी, क्योंकि हमने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिमूव कर यानी कि +7 उसको बना लिया है। सो देयरफॉर इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो तो देयरफॉर वहां पर डी ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ही होती है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कुछ अलग फिनोमिना होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन Mn के साथ जुड़े होते हैं वो अपना चार्ज Mn की तरफ रिलीज कर देते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम दी लिगेंड टू मेटल। तो यहां पर ऑक्सीजन बन जाएगा लिगेंड और Mn बन जाएगा हमारा एटल। तो इसकी तरफ हो जाता है चार्ज ट्रांसफर, तो इसके कारण ही Mn का जो बनता है पर्पल कलर बनता है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, इट्स इंटेंस पर्पल कलर ड्यू टू L2M चार्ज ट्रांसफर, यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। तो इसके कारण इसमें बनता है पर्पल कलर। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। फोर्थ वन इज वेरी वेरी सिंपल। विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर लाइफ? इनमें से किसकी लाइफ ज्यादा होगी, लॉन्गर हाफ लाइफ होगी ज्यादा, ऑक्सीजन 15 वाला या फिर ऑक्सीजन 19 वाला? हमें बताए गए हैं इनके लिए रेट कांस्टेंट, तो एक का ये वैल्यू है और दूसरे का ये वैल्यू है। तो एक है 15 वाला ऑक्सीजन, इसका रेट कांस्टेंट है दैट इज दी 5.63 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड में है दोनों वैल्यूज। और जो दूसरा है इसके लिए रेट कांस्टेंट है दैट इज दी 2.38 इंटू 10⁻²। अब देखिए स्मॉल वैल्यू ये वाली बनेगी क्योंकि पावर यहां पर ज्यादा छोटी है। ठीक है, तो इसकी के की वैल्यू स्मॉल है। अब देखिए हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या फॉलो होता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब देखिए के की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, ठीक है, तो हाफ लाइफ उतनी ही लॉन्ग हो जाएगी। सो देयरफॉर हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी के वैल्यू। इसका मतलब अगर हाफ लाइफ अगर इसका के की वैल्यू स्मॉल है तो इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग बन जाएगी। सो ऑक्सीजन जो 15 वाला आइसोटोप है उसके लिए हाफ लाइफ लॉन्गर रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपको सिंपली इसका आंसर सिलेक्ट करना था। तो आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज दिस वन। तो एसिटिक एसिड की हमें बताई गई है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है। इतना क्लियर है अभी? यूनिट्स अभी ये वाली है, आप लोग इसको यहां से यूज कर लेना। हमें सोल्व करने हैं पोटाशियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो पोटाशियम एसीटेट है
अब देखिए पोटाशियम एसीटेट में क्या होगा, एक तो एसीटेट आयन है, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं एसिटिक एसिड, इसमें से एसीटेट आयन आ जाएगा, ठीक है, यहां से आगे एसीटेट आयन, और पोटाशियम के लिए हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, हमें क्या दिया गया है, दैट इज द पोटाशियम क्लोराइड, तो हम KCl ऐड कर देंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और एक Cl एक्स्ट्रा है, इन दोनों को हटाने के लिए हम यहां से HCl को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली कोहल-रोथ्स लॉ को अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी इक्वेशन बना दी है। अब देखिए एसिटिक एसिड की कितनी वैल्यू है, दैट इज दी 390। अब पोटाशियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन यहां से आएगी रीडिंग, तो यहां पर 175 और 125 के बीच की वैल्यू आएगी 150, ठीक है। और HCl की वैल्यू तो यही है सिंपली, दैट इज दी 425। तो इसको आप लोगों ने अब सोल्व कर देना है, इनको ऐड कर कर सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 150, ठीक है। तो 115 यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको कोहल-रोथ्स लॉ की एप्लीकेशन पर भी MCQ यहां पर आ सकता है। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपके 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स भी साथ में क्लियर हो रहे हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन द कोहल-रोथ्स लॉ फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन A plus 2B टू फॉर्मिंग AB2 द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A इज 2। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे तो K, अब A के अकॉर्डिंग ऑर्डर कितना है, 2 है, और B के अकॉर्डिंग है 0, तो B का तो बीच में कोई काम ही नहीं है। सो व्हाट विल बी चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एंड B इज हाफ। अगर हमने B की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है, A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, अब B को तो आप लोग कुछ भी चेंज करें, B के विद रिस्पेक्ट टू तो ऑर्डर ही हमारा 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो न्यू रेट क्या बनेगा, रेट जो बाद में बनेगा चेंज करने के बाद रेट डैश। सो हमने A के अमाउंट को कर दिया है डबल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा रेट क्या बन चुका है, 4 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी होगा ऑर्डर उतनी उसकी पावर हमने सोल्व कर दी। सो इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। अगर B का भी होता तो हम साथ में यहाँ पर B को भी यूज कर लेते, जितना भी उसका ऑर्डर हमें बताया जाता, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग सोल्विंग कर सोल्व कर सकते थे कि क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 केमिकल किनेटिक्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, दीज आर द अमाइंस, ठीक है। हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको अटेन करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं दैट इज दी 3rd डिग्री अमाइंस, ठीक है। तो 3rd डिग्री अमाइंस के केस में क्या होता है कि इनके पास कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर होता नहीं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो रहता है। फिर आते हैं सेकेंडरी अमाइन, इनके पास एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, तो उतना हाई उनका यहाँ पर बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा, सेकेंडरी का उससे कम रहेगा, और 3rd डिग्री का सबसे कम रहेगा। अब इनमें से अगर हम इसको देखें, दिस इज दी NN डाइमिथाइल ईथेन अमाइन, ठीक है। तो NN यानी कि N के ऊपर 2 जुड़े हैं मिथाइल, ठीक है, NN डाइमिथाइल, और बाकी जुड़ा है ईथेन अमाइन, मतलब कि 2 कार्बन की चेन इस तरफ है। सो दिस इज दी 3rd डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये आ गया B वाला। उसके बाद ये जो है N इथाइल ईथेन अमाइन, दिस इज दी सेकेंडरी वन। तो ये है ब्यूटेन अमाइन, सिंपल ब्यूटेन अमाइन, दिस इज दी प्राइमरी वन। तो इसका मतलब ये जो प्राइमरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे आप इन लोगों की स्ट्रक्चर्स बना लेना, इसकी और इसकी स्ट्रक्चर अब आप लोगों ने खुद बनानी है, सिंपल है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका मतलब डी आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने याद क्या रखना है कि प्राइमरी अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहते हैं ड्यू टू दी मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है CFSC। व्हाट इज दी CFSC? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। जब स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनके बीच जो एनर्जी का गैप रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, और दूसरी हमें इस बार यहां पर जरूरत पड़ने वाली है अबाउट दी टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो T2G वाला होते हैं ऑर्बिटल्स, ये ऊपर चले जाते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, और नीचे रहते हैं 2 ऑर्बिटल, ठीक है।
सो दिस इज फॉर दी दिस इज फॉर दी टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर T2 और यहाँ पर E ऑर्बिटल्स, क्लियर है। अब इसने हमें क्या बताया है कि COCl6 यानी कि यहाँ पर जुड़े हैं 6 Cl एटम्स, उसके लिए CFSE की वैल्यू ये है। तो अगर 6 जुड़े हैं यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वैल्यू हमें दी गई है 1800 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और CFSE फॉर द COCl4, Cl4 है यानी कि 4 हैं जुड़े, यानी कि इसमें कौन सी फील्ड होगी, टेट्राहेड्रल फील्ड, वो हमें सोल्व करनी है। देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4/9 इनटू ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है अभी, ये रिलेशन याद कर लेना अच्छे से, इसके ऊपर MCQ बना दिया, बहुत ही अच्छा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 1800, इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से बच जाएगा 2000, मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस बिकम्स दी 8000, ठीक है। तो 8000 हमारा आंसर आ जाएगा, बी इज द राइट वन। क्लियर है अभी, तो इसके साथ आपका ये टॉपिक भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, What would be the major product of the following reaction? अब ये रिएक्शन है जब हम ईथर्स को ब्रेक करते हैं, ये एक ईथर बना हुआ है, ठीक है। अब ये ईथर बनाया गया है, मैं C6H5 को यहाँ पर बेंजीन बना देता हूँ। तो ये है बेंजीन रिंग, इसके साथ जुड़ा है CH2, इसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, उसके साथ फिर से जुड़ी है एक बेंजीन रिंग। अब देखिए अगर आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग की है तो आपको याद होगा, बाकी मैं आपको याद एक बार फिर से करवा देता हूँ कि जो ऑक्सीजन और बेंजीन का बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। तो ये जो टर्म है ये ऐसे ही रहेगी, इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल रहता है, ठीक है। और इसका मतलब अगर हम इसमें HBr ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन तो यहां से ब्रेक नहीं होने वाला। अगर हम इस आयन को अलग बना लें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा फिर, ठीक है। अब इसके साथ Br तो जुड़ेगा नहीं, कि इसके साथ क्या अटैच होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ फिर हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, एक टाइप से फिनॉक्साइड आयन, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसका बन जाएगा फिनोल। तो रह गया ये, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपको दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। इसमें यही बात याद रखनी थी कि यहाँ पर ऑलवेज फिनॉक्साइड आयन से फिनोल बनता है, ये आप लोगों ने याद रखनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहां से चेक कर लेते हैं, एक बन गई फिनोल, एक बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड, सो डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है, ये है फ्रॉम द ईथर्स, ठीक है, ईथर्स वाले पार्ट में से है ये रिएक्शन। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अमाइंस, अमाइंस के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। मोस्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से मोर बेसिक होते हैं, दिस इज द राइट वन, क्योंकि अमोनिया के साथ जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर कर अमोनिया का, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, जिस वन आर का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण के बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्लियर है। pKb वैल्यूज ऑफ इथाइल अमाइन इज लोअर देन द बेंजाइल अमाइन। देखिए इथाइल अमाइन यानी कि दिस वन, सो दिस इज द इथाइल अमाइन and this is the benzyl amine, ठीक है। Now benzyl amine is weaker base than the ethyl amine, so this is the stronger base, strong base की pKb वैल्यू लो होती है, ठीक है। so low pKb वैल्यू, pKb वैल्यूज ऑपोजिट चलती हैं, strong base low pKb वैल्यू, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो ये भी हमारा जो सेकंड पॉइंट इज आल्सो राइट। थर्ड इज द methyl amine on reaction with the nitrous acid HNO2 releases NO2 gas, NO2 गैस रिलीज करता है, दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले बनते हैं डाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है, तो वो बाद में ब्रेक होकर अल्कोहल विद N2 गैस फॉर्म कर लेते हैं, कुछ ऐसी यहाँ पर रिएक्शन होती है। सो दिस इज द मिथाइल अमाइन, दिस इज द HNO2, यानी कि नाइट्रस एसिड, इसको बनाने के लिए NaNO2HCl ऐड किया जाता है, जैसे डाइजोनियम साल्ट में सेम हम यही यूज करते हैं। तो ये बन गया एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट, बट एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होते, फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर यहाँ से N2 गैस बना लेता है, ठीक है, और इसके साथ OH जोड़कर इसको अल्कोहल बना देता है और HCl बाहर निकलता है, यहाँ पर N2 गैस बनती है। बाकी डी वाला भी सही है कि यहाँ पर हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्ट कर कर सेकेंडरी अमाइन बनाते हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है। इसके लिए आप लोग हमारी अमाइंस वाली वीडियोस को सुन सकते हैं, क्लियर है अभी।
तो आगे चलते हैं, तुम्हारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, क्योंकि उसने ये पूछा था कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो हो गई सी वाली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड में भी होती है और कीटोन में भी होती है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स का पार्ट है। तो ये दोनों तो बहुत ही फेमस हैं, फीलिंग्स टेस्ट एंड द टॉलरेंस टेस्ट, दीज आर ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अगर आप लोगों ने डिस्टिंक्शन करनी हो तो एल्डिहाइड्स ये दोनों रिएक्शंस को शो करते हैं, कीटोन्स इन दोनों रिएक्शंस को बिल्कुल नहीं शो करते। ठीक है, अब आती है ये वाली रिएक्शन, दैट इज दी कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन भी ओनली एल्डिहाइड्स में होती है, तो ये भी सिर्फ एल्डिहाइड्स की ही रिएक्शन है। तो कौन बचा है, दैट इज दी 2,4-DNP टेस्ट। दिस इज अवर आंसर, क्योंकि 2,4-DNP जो रिएक्शन होती है, दिस इज गिवन बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि जिनके पास CO ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, उनमें ये रिएक्शन शो हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग 2,4-DNP को एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो बाद में अपना वहां पर एक डेरिवेटिव बना लेता है। सो दिस रिएक्शन इज फ्रॉम द अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली जो रिएक्शन होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4-DNP। ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों रिमूव होकर इस C के साथ, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला होता है पार्ट, इसके साथ यहाँ से बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बाद में अटैच हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो इन सभी की डिटेल रिएक्शंस आप लोगों को हमारी वीडियोस में मिल जाएंगी। तो आपको हमारे चैनल पर सभी चैप्टर्स की फुल रिविजन्स मिल जाएंगी और MCQs की वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप लोग वहां से अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। तो आर्हेनियस इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। हमें बताना है कि इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है। अब देखिए, बेसिक आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल्स टू A इंटू E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। अगर हम यूज कर लें यहाँ पर टेक लॉग ऑन दी बोथ साइड, सो वी गेट दी, सो ln K, तो यहाँ पर बन जाएगा ln A। तो जो रेज टू पावर होती है वो टर्म आगे आ जाती है EA अपॉन RT, और E का अगर हमने यहाँ पर लॉग किया है बेस E वाला, तो उसका आंसर होता है 1, तो वो हमने टर्म ही नहीं यूज की। अब इसको रीअरेंज करते हैं, सो दिस बिकम्स दी, इस टर्म को आगे लिख लेते हैं माइनस EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, और 1/T को अलग सोल्व कर लें तो ln A। अब देखिए यहाँ से क्या है, दीज टू बिकम्स दी y एंड x, दिस इज दी y, दिस इज दी x, देन दिस वन बिकम्स दी स्लोप। ठीक है, एंड दिस वन इज दी इंटरसेप्ट और C। ये इक्वेशन होती है नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू mx प्लस C। तो उससे अगर आप लोग इसको करते हैं कंपेयर, तो हमारी स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस EA अपॉन R, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, log A, यानी कि log बेस E को हम ln शो करते हैं। ln का मतलब क्या है, log बेस E। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा C वाला। तो ऐसे आप लोगों को सिंपली इक्वेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं पेपर में, तो ग्राफ्स को अच्छे से रीड करना है आपको। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ, दिस इज द डबल साल्ट। तो डबल साल्ट सारा ही ब्रेक हो जाता है। अब इसमें से कौन कौन से आयंस बन सकते हैं, सबसे पहले Fe2 पॉजिटिव बनेगा, फिर SO4 बनेगा 2 नेगेटिव, फिर 2 अमाइन जो अमोनिया आयन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर अमोनियम आयन बनेंगे, फिर SO4 बनेगा एक, तो यही बनेंगे, H2O के आयंस नहीं बनेंगे। तो 1, 2, 4 एंड 5, सो 5 आयंस बन गए हमारे। तो ऐसे आप लोगों ने सिंपल सा ये था, इसके आयंस बनाने थे और यहाँ पर कुछ नहीं करना था। बस ध्यान रखना है, दिस इज द डबल साल्ट, दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स होता फिर उसमें अलग बात होती है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो पूरा एक रखना होता है और बाहर वाले आयंस बनाने होते हैं सिर्फ। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बनाते हैं बाय द क्रोमाइल क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन है, इतना इजी MCQ है, सिर्फ आपको रिएक्शन का नाम पूछा गया, रिएक्शन भी नहीं बतानी, सिर्फ नाम बताना है। क्रोमाइल क्लोराइड की ऑर्गेनिक में एक ही रिएक्शन है सिर्फ, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाता है, दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन बन जाएगी ये। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग टोलुइन में ऐड करते हैं, दैट इज द क्रोमाइल क्लोराइड,
इट आर डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो CH3 की ऑक्सीडेशन होकर CHO बन जाता है। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते तो ये आगे फिर यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाता, बट ये कुछ वीक होता है तो इसके साथ सिर्फ एल्डिहाइड्स बनते हैं। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। 15 से अब शुरू हो जाएंगे असर्शन रीजन प्रॉब्लम। 15 16 से जो 4 MCQs हैं ये सभी यहाँ पर असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एज असर्शन एंड रीजन। हमें चेक करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है और एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, असर्शन है कि एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। ईथर्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं देन अल्कोहल्स। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में बनते हैं जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, पर ईथर्स में ऐसे कोई बॉन्ड्स नहीं होते। मतलब अगर होती हैं इंट्रैक्शंस तो वीक होती हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ना होने के कारण इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, मतलब इसके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, ईथर्स आर पोलर इन नेचर। ये भी सही है, ईथर्स में भी पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना होने के कारण वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा बोथ A and R आर ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A, सो B इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको सिंपल इतना सा काम करना है। देखो भी असर्शन रीजन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको सोचना है। ठीक है, 2 मिनट सोच लें, सोच समझ कर इसका आंसर चूज कर लें, देन इट इज वेरी वेरी सिंपल वन। आगे है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये है फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। एक है अल्फा हेलिक्स एंड है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन्स की यहाँ पर 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। एक होती है यहाँ पर अल्फा हेलिकल। ठीक है, तो अल्फा हेलिकल शेप में आपको एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ, और बीटा प्लेटेड शीट्स में मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिकल शेप्स ये है यहाँ पर। सो दिस इज द अल्फा हेलिकल शेप ऑफ द प्रोटीन, और दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट्स। कुछ ऐसे बनी होती हैं, जैसे ऐसे कुछ शीट्स फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे सभी चेन्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी होंगी, और ये ऐसे जुड़ जुड़ कर एक पूरी शीट बना लेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। ये भी सही है, ओके है, मैंने आपको दिखा दी पूरी अरेंजमेंट। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी सही है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये रहे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए ये बने हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ही यहाँ पर बने हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आपस में कुछ एक्सप्लेनेशन वाला तो यहाँ पर है ही नहीं काम। ठीक है ना, तो बट दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो फिर से आंसर हमारा बी आ जाएगा। ये दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही है नहीं, वो तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये हमारा बी बन जाएगा। क्लियर है अभी? तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपने कुछ नहीं बनाना, आपने सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है, 17th is assertion magnetic moment values of the actinoids are lesser than the theoretical predicted values। देखिए कुछ ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। दिस इज द राइट वन। ठीक है, देखिए एक्टिनोइड्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होती हैं वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे लो आती हैं। ठीक है, एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, बट हम नहीं तो बट हमने कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट लो होती है, बट एक तरफ है कि स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, दोनों सही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट लो होने का रीजन कुछ और होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो आंसर तो हमारा बी आ गया। बट मैं ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज एक्सपेक्टेड से लो क्यों होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण, ठीक है, जो 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इफेक्टिवली शील्डिंग नहीं होती, जिसके कारण के न्यूक्लियर की फोर्स के कारण वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के साथ क्या होता है कि जो यहाँ पर ऑर्बिटल मूवमेंट्स होती हैं वो सब वहां पर रिजल्टेंट इतना अच्छा नहीं बना पाती, मतलब एक दूसरे के साथ ही वो सोल आउट हो जाती हैं। सो जिसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग। तो वहां पर क्या हो जाती है, क्वेंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इसके कारण ही वो जो है वो वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज को लो रहती हैं जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे।
ठीक है, तो ये आपने सिंपली याद रख लेना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से वही है। थर्ड डिग्री माइंस आर मोर बेसिक देन द कोरेस्पोंडिंग सेकेंडरी एंड द प्राइमरी माइन इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट है तो सही है, अगर ना होता एक्वस सोल्यूशन होता फिर सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो गैसियस स्टेट के लिए थर्ड डिग्री माइन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बाद प्राइमरी, बिकॉज इट हैज द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, देयरफॉर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो सभी अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रिलीज करते हैं, तो ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कर पाता है एन। क्लियर है अभी? थर्ड डिग्री अमाइंस हैव द थ्री अल्काइल ग्रुप्स व्हिच कॉज प्लस सा इफेक्ट। तो यही तो आंसर है इसका, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, यही मैंने आपको बताया। इसका मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो एटलीस्ट इसका तो आंसर सही बना। सो ए इज द राइट आंसर कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है अभी? तो ये था आपका सेक्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज दी, इस सेक्शन बी में आएंगे टोटल 7 क्वेश्चंस, ईच ऑफ दी 2 मार्क्स। ठीक है, तो विद इंटरनल चॉइस इन दी 2 प्रॉब्लम्स। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स दिस मिनट्स फॉर द 50% कंप्लीशन। What is the time needed for the 80% of the reaction to get completed? रिएक्शन को 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम यूज होगा वो हमने सोल्व करना है। हमें क्या बताया गया है कि अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है, 50% कंप्लीट होने का मतलब है कि हाफ रिएक्शन हो गई है, तो इसका मतलब ये हमें क्या वैल्यू दी गई है, दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। सो देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल्स टू दी 69.3 मिनट। ठीक है, तो अगर हमने सोल्व करना हो रेट कांस्टेंट, तो क्या रिलेशन होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वही सेम फॉर्मूला है। तो हम इसमें यूज कर लेंगे यहाँ पर हाफ लाइफ की वैल्यू। सो 0.693 हाफ लाइफ हमें दी गई है 69.3, तो ये सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी जीरोस को हटा दे, इसके पॉइंट को हटाकर यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 10⁻³ और डिवाइड में यूज हो जाएगा सिर्फ एक डिजिट छोड़कर ही है पॉइंट, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1। ये दोनों सेम टर्म्स थी, तो ये पावर ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर बच जाएगी 10⁻²। ठीक है, तो यूनिट्स हमारी आ जाएंगी इन मिनट, पर मिनट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बन गई यहाँ पर मिनट। क्लियर है अभी? रेट कांस्टेंट आ गया। तो आगे हमने सोल्व करना है कि अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए कितना टाइम यूज होगा। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, 2.303 बाय के लॉग, ऊपर रखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोड और डिवाइड में रखेंगे बाद में जितनी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी, दैट इज दी आर। तो हमें क्या बताया गया 80% के लिए, तो हम क्या ज्यूम करेंगे, आर नोड को हम ज्यूम कर लेंगे 100 के, मान लीजिए शुरू में थी 100, पहले यहाँ पर के की वैल्यू लगाएं, के की वैल्यू क्या है हमारी 10⁻⁻⁻⁷। ठीक है, तो लोग शुरू में थी मान लीजिए 100 कंसंट्रेशन, तो 80% हो चुकी है, तो बाद में रिमेनिंग कितनी बचेगी, ओनली 20। ठीक है, 80% हो चुकी है रिएक्शन, तो रिमेनिंग जो होती है वो हमने यूज करनी होती है डिवाइड में। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, दिस गिव्स दी 5, तो हमें log 5 की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 0.6990, तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻² इनटू हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी 0.6990। अब इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाकर इसको सोल्व करना है, तो वहां से हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इन दोनों को आपस में अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 1.609 इंटू 10⁻, ये ऊपर चली गई तो ये बच गया +2, इसकी पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम सोल्व भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बच गया आपका 160.9 यूनिट्स क्या आएंगी, मिनट आएंगी, क्योंकि हम क्या सोल्व कर रहे हैं, टाइम सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी थी, 2 मार्क्स में थी, तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20th, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, देयर आर 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स इन द ग्लूकोज। तो हमने ये शो करना है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप जुड़े होते हैं।
ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज में अस्टाइल ग्रुप की जो उसकी रिएक्शन करवा कर देखते हैं, अस्टाइलेशन उसकी हम करवा कर देखते हैं। अस्टाइलेशन से हमें इसके बारे में आइडिया हो जाता है कि उसमें 5 यहाँ पर OH ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया कि अस्टाइलेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स द ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, पेंटा एसीटेट मिलता है, क्योंकि जितने OH ग्रुप होंगे तो असाइलेशन सिर्फ OH ग्रुप की ही होगी। तो अगर हमें यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है पेंटा एसीटेट, तो इसका मतलब उसमें 5 OH ग्रुप्स जुड़े हुए थे, ठीक है, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द 5 OH ग्रुप्स इन द ग्लूकोज। Since it is a stable compound, the 5 OH groups should be attached to the different carbon atom। क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, इसका मतलब कि 5 OH ग्रुप अलग अलग C एटम्स पर जुड़े होंगे। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि एक तो होता है ग्लूकोज में CHO और बाकी सभी के पास एक एक OH ग्रुप होता है सब यहाँ पर, ठीक है। टोटल 6 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन के पास यहाँ पर OH ग्रुप होता है। तो सभी का OH ग्रुप, अस्टाइलेशन मतलब क्या होता है कि CH3CO ग्रुप को जोड़ना, ठीक है। तो अस्टाइलेशन मतलब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या जोड़ दिया है, CH3CO ग्रुप। तो यहाँ पर अटैच हो गया CH3CO, ठीक है, इन सभी के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें 5 OH ग्रुप अटैच हैं। क्लियर है अभी। सेकंड में उसने पूछा है कि ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, जो किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल मोनोसेचुराइड्स, मोनोसेचुराइड्स होता है, ग्लूकोज भी एक मोनोसेचुराइड है, ठीक है। ऑल मोनोसेचुराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज ऑल मोनोसेचुराइड्स हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप। उसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या फिर अगर वो सभी कीटोन्स हो तो उनमें एल्डिहाइड ग्रुप बन सकता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द टोटोमरिज्म, ठीक है। तो इसके लिए ऑल मोनोसैचराइड्स आर दी रिड्यूसिंग शुगर। प्रॉपर्टी क्या है कि उनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें ये सभी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ग्लैक्टोस हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, फ्रक्टोस हो गया, राइबोस हो गया, ये सभी के सभी ही मोनोसैचराइड्स हैं। So they are called the reducing sugars because the presence of an aldehyde group makes them undergo oxidation readily to form the carboxylic acid। होता क्या है कि उनका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो अपनी खुद की ऑक्सीडेशन करवा लेता है और दूसरे की रिडक्शन कर देता है। खुद की ऑक्सीडेशन कर कर वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे होता है जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं विद दी फेलिंग सोल्यूशन, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा देगा और खुद की उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होकर क्या होगा, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। बाकी सभी ग्रुप्स ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे और किसी भी ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो ये जो है ये दोनों फेलिंग सोल्यूशन से आते हैं, Cu2 पॉजिटिव एंड OH आयन, इनकी रिडक्शन होकर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होती है फेलिंग सोल्यूशन की रिडक्शन बाय द ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आप साथ में रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये सिर्फ एक नंबर में है, मतलब कि एक नंबर की प्रॉब्लम है तो आप लोग रिएक्शन को स्किप भी कर सकते हैं, सिंपली एक्सप्लेन कर देंगे, उससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। इसी में एक ऑप्शन में था, ठीक है, जैसे इंटरनल चॉइस आनी थी तो इसमें इंटरनल चॉइस है। इसके साथ एक ये प्रॉब्लम पूछी गई है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो तो क्या होगा, तो ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर के साथ भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ही होती है जैसे अभी हुई थी विद द फेलिंग सोल्यूशन, तो CHO ग्रुप बन जाता है यहाँ पर एसिडिक ग्रुप। तो ये फिर से बन गया हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। क्लियर है अभी। तो दूसरा उसने पूछा है विद HNO3। अब देखिए HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके साथ भी ऑक्सीडेशन ही होगी,
बट क्या होगा, बोथ साइड के जो एक्सट्रीम हैं यहाँ पर सी एटम्स, उन दोनों की ही ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर एसिडिक ग्रुप बन जाएंगे एंड इट गिव्स अस दी सैचुरिक एसिड। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, विद द फिलिंग सोल्यूशन विद द ब्रोमीन वाटर हमें CHO को चेंज कर देना है यहाँ पर एसिडिक ग्रुप में, तो वो बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 है, तो उसके साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस पर एसिडिक ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, दैट इज द सैचुरिक एसिड। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, 21st क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हैलोअरीन्स, जैसे कि क्लोरोबेंजीन में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं, तो हमने बहुत बार रीड किया है कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स आर द मेजर प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों होता है? ऑर्थो भी बनता है और साथ में बनता है यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट, तो उसमें से पैरा प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट क्यों होता है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के पास होते हैं, तो इसलिए वहां पर हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे कि ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। इसी के कारण जो है वो यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो ड्यू टू दी हायर स्टेरिक हिंड्रेंस इन दी ऑर्थो पोजीशन, देयरफॉर दी पैरा प्रोडक्ट इज दी प्रेडोमिनेंट एंड दी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बी पार्ट में पूछा गया है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी SN1 रिएक्शन इज ए रेजमिक मिक्सचर। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दी रेजमिक मिक्सचर। तो दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो रेजमिक मिक्सचर में क्या होता है कि डी और एल फॉर्म्स दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो जाती हैं, और फिर ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पर 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों जो आइसोमर्स हैं, डी आइसोमर और एल आइसोमर, दोनों का सेम अमाउंट अगर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं रेजमिक मिक्सचर। ठीक है, तो SN1 में क्या होता है कि सबसे पहले बनता है कार्बोकटायन। तो वो कार्बोकटायन पर अटैक होने के दो ऑप्शन होते हैं, तो ये हमारा बन गया यहाँ पर एक कार्बोकटायन। सो दिस इज दी कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर प्लेनर, तो इस पर इस साइड से भी अटैक कर सकता है यहाँ पर OH आयन। ठीक है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों के चांसेस 50-50% होकर तो दोनों टाइप के ही आइसोमर्स हमें मिल जाते हैं, जैसे इज दी वन एनैंटियोमर एंड दी सेकंड एनैंटियोमर। तो डी एंड एल फॉर्म हमें दोनों ही यहाँ पर मिल जाती हैं, इसलिए इसमें जो है वो यहाँ पर रेजमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर बनाकर दिखाना है। इस साइड से OH अटैच करेंगे तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गए। ठीक है, दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। इस साइड से अगर OH ग्रुप अटैच करते हैं तो इस साइड पर अटैच होकर हमें सेकंड एनैंटियोमर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें बनता है रेजमिक मिक्सचर। क्लियर है अभी? तो प्लीज इन सभी आंसर्स के आप लोग स्क्रीनशॉट्स सेव कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इनको अंडरस्टैंड अच्छे से आप लोगों ने जरूर करना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाती हैं, या ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको पेपर में भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रीजेंट फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड। पहले इसकी आपको स्ट्रक्चर बनानी आती हो। प्रोपेन है यानी कि 3 कार्बन है। ठीक है, 2 पर जुड़ा है मिथाइल और 2 पर ही जुड़ा है क्लोरो, तो कुछ ऐसा कंपाउंड है, ये हमें ऑब्टेन करना है। तो हम क्या यूज करें? तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें एक अल्कोहल यूज करनी है, तो यहां पर पहले हम Cl की जगह पर OH यूज कर लेंगे, उसके साथ कुछ ऐड कर कर उसकी जगह पर Cl जोड़ देंगे। सिंपल सा काम है। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर 2-methyl प्रोपेन-2-ol, कि मतलब यहाँ पर Cl की जगह पर हम जोड़ लेंगे OH, तो उसके साथ हम यूज करेंगे लुकास रिएजेंट। ये क्या होता है, HCl एंड जिंक क्लोराइड का मिक्सचर। इसको ऐड करेंगे तो OH की जगह पर Cl अटैच हो जाएगा, तो ये रिएक्शन होगी। तो ये हो गया हमारा 2-methyl प्रोपेन-2-ol। यहाँ पर OH है, इसमें हमने ऐड किया HCl विद जिंक क्लोराइड, तो ये OH को यहाँ पर Cl कर देगा सब्स्टिट्यूट बाय द SN1 रिएक्शन, तो यहाँ पर जुड़ गया Cl, तो हमारा मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। बाकी आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग इसमें PCl5 ऐड कर सकते हैं, SOCl2 ऐड कर सकते हैं,
ये भी ऑप्शन आप लोगों के पास है। उसके साथ भी हम इसके साथ यहाँ पर OH की जगह पर क्लोरीन अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड था इसमें कि आउट ऑफ द क्लोरोमीथेन एंड द फ्लोरोमीथेन विच वन हैज द हायर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई। तो क्लोरोमीथेन की डाइपोल मोमेंट हायर होती है, ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत ही स्मॉल होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिलती है, जिसके कारण उसकी डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाती है। तो क्लोरोमीथेन की डाइपोल मोमेंट इन सभी से ज्यादा होती है। रीजन क्या मिलेगा? ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फ्लोरोबेंजीन इज कंपैरेटिवली लेसर। ठीक है, छोटा साइज होने के कारण, बहुत ही छोटा साइज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिल जाती है वहां पर। क्लियर है अभी? तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आगे चलते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड कुड रिप्रेजेंट ए कार्बोनेट और ए क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाने हैं हमने, वो दो टाइप के बन सकते हैं, कार्बोनेट भी बन सकता है, क्लोराइड भी बन सकता है। राइट द स्ट्रक्चर एंड देयर नेम्स, हमें उनकी स्ट्रक्चर बनानी है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सिंपल है, एक बार हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रख लेंगे कार्बोनेट को, एक बार इसको रख लेंगे Cl को। तो एक बार तो ये बन जाएगा, CO और अमोनिया जुड़े हैं यहाँ पर 5 और साथ में जुड़ा है CO3 एंड Cl। और एक बार ये बन जाएगा, ये वाला सेम रखा, अंदर Cl रख लिया, बाहर हमने CO3 कर लिया। अगर यहाँ पर हम सोल्व करें, इसकी x होती है, अमोनिया की 0 और CO3 का चार्ज कितना होता है -2, और यहाँ पर है क्लोरीन पर आएगा -1 और इस पर आ जाएगा +1 ऑपोजिट। इसको सोल्व करेंगे तो ये बच गया x -2 इज इक्वल्स टू +1, तो इसमें आ जाएगा +3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पर भी सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है क्लोरीन का -1, बाहर आएगा CO3 का -2 और इसके ऊपर आ जाएगा +2। तो यहाँ पर भी आपकी +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व होकर आने वाली है। तो दोनों में ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलने वाली है। तो अब हमें इनके लिखने हैं नेम्स। तो नेम देखिए, अब इसका नाम अमाइन है, A से शुरू होता है, इसका नाम है कार्बोनेटो, C से शुरू होता है। तो पहले A वाला आएगा, तो इसको हम लिखेंगे पेंटा अमाइन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो इसका सिंपल नाम यूज कर लेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और बाहर है यहाँ पर क्लोराइड। और इसी में क्या करेंगे, कार्बोनेटो की जगह पर आ जाएगा क्लोराइडो और यहाँ पर आ जाएगा कार्बोनेट। सिर्फ इतना हमें चेंज करना है, तो इसका नाम बन जाएगा पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 कार्बोनेट। क्लियर है अभी? तो इनके सिंपल नेम एंड फॉर्मूला के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Corrosion is an electrochemical phenomena. The oxygen in moist air reacts as follows. तो आपका काम इजी कर दिया। ऑक्सीजन की मोइस्ट एयर में कैसे रिएक्शन होती है वो हमें यहाँ पर बताई गई है कि वो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, ठीक है, और वो बना लेती है यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयंस। राइट डाउन द पॉसिबल रिएक्शंस फॉर द करोजन ऑफ जिंक अकरिंग एट द एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन। अगर जिंक की हो रही हो करोजन तो हमें ओवरऑल रिएक्शंस को बनाना होगा। तो जिंक क्या एक्ट करेगा? जिंक एक्ट एज ए एनोड, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा लॉस, तो वो बना लेगा जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके लॉस, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दूसरी साइड पर रिडक्शन तो ऑक्सीजन वाली ही सेम हम यूज कर लेंगे, तो कैथोड पर हो जाएगी रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर हाइड्रोक्सल आयन बनाएंगे। अब यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाकर हमें इस रिएक्शन में इसको अब कर देना है ऐड, ताकि हमें ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स जिंक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन H2O, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सोल हो जाएंगे, दूसरी तरफ है 2 जिंक 2 पॉजिटिव एंड 4 OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं जिंक 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बन सकता है? जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो वो हम अगली रिएक्शन में यहाँ पर बना देंगे, तो हमें जिंक हाइड्रोक्साइड के यहाँ से प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर जिंक की कोरोजन होती है तो जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाते हैं वहां पर। ठीक है भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है। तो ऐसे कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी बनाई जा सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन ए कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट ऐड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को वो कर देगा डिक्रीज, तो इसलिए क्या होगा कि रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी। सेकंड है, अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज at lower temperature the kinetic energy of the molecules decreases, therefore their collisions decreases। ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतने ही उनके कोलिजन होंगे, एनर्जी बैरियर भी उतनी जल्दी ही क्रॉस कर लेगा, तो वो सब कुछ लो हो जाएगा, therefore रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों तो बिल्कुल सिंपल थे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। इसके बाद है कि राइट द रिएक्शन एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-methyl propanol, 2-methyl propanol, that is the isobutyryaldehyde, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये वो रिएक्शन है कि हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स की ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाकर उनसे अल्कोहल्स बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है 2-methyl propanol। ठीक है, तो प्रोपेनल है तो CH3CH, तो यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर OH, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, और सेकंड पोजीशन पर जुड़ा है एक और मिथाइल, तो ये बन गया 1 2 3, 2 मिथाइल, ये बन गया आपका प्रोपेनल। तो इसमें हमने ऐड करना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज दी C2H5MgBr, दैट इज दी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये अटैक करता है C के ऊपर, ठीक है, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अपने पास रख लेगा और MgBr जाकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3CH, CH3, ये मतलब चेन ऐसे ही रहने वाली है सारी रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया C2H5, और यहाँ पर O के साथ जुड़ गया MgBr, और यहाँ पर एक है हाइड्रोजन। अब इसकी हमने यहाँ पर कर देनी है हाइड्रोलाइसिस, यानी कि H पॉजिटिव H2O के साथ इसकी हो जाएगी रिएक्शन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास अब क्या आंसर मिल जाएगा, CH3CH, ठीक है। तो यहाँ पर OH बन जाएगा। अब इस C वाली जो चेन है उसको मैं ओपन कर कर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर OH बन गया, तो यहाँ पर 2 कार्बन थे तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, MgOH Br। इतना क्लियर है अभी। अब हमें इसका लिखना है IUPAC में। अब देखिए जो OH वाला C है ना, वो तो दोनों साइड से ही थर्ड पोजीशन पर है, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं ताकि CH3 को भी स्मॉल आ जाएगा यहाँ से नंबर। तो ये क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पर जुड़ा है मिथाइल, टोटल कार्बन हो गए हमारे यहाँ पर 5, 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी 2 मिथाइल पेंटेन 3O, ठीक है, तो ये इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन 3O with the internal choices in 2 questions. The following questions are short answer type and carries the 3 marks of each। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम में रिएक्शंस पूछी गई हैं। सैलिसाइलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, उसकी असाइलेशन कर कर हम एस्पिरिन बनाते हैं। तो कैसे होती है रिएक्शन, कुछ ऐसी रिएक्शन है ये। तो दिस इज दी सैलिसाइलिक एसिड, तो इसमें क्या होता है, OH और COOH दोनों ग्रुप एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर जुड़े होते हैं बेंजीन पर। इसमें हमने ऐड किया यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, ठीक है, ये भी साथ में आप लोग यहाँ पर लिख लें। तो क्या होगा, ये जो असाइल ग्रुप है दिस विल गोज टू दिस OH ग्रुप, तो यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो इसकी असाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज द एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसी को क्या नाम देते हैं, दैट इज द एस्पिरिन, ठीक है। तो आप लोगों को शायद कुछ याद हो कि एस्पिरिन के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन के यूजेस आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताने हैं कि एस्पिरिन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। क्लियर है अभी, तो आपको भी याद हो जाएंगे और भी सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एस्पिरिन के यूजेस आप लोगों ने जरूर बताने हैं, ठीक है। तो ऐसे अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड,
टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड फिर से आ गया। टर्ड मतलब होता है थर्ड डिग्री, ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 कार्बन है और साथ में जुड़ा है Cl क्लोराइड। हमने 4 कार्बन यूज कर एक थर्ड डिग्री ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें कि एक Cl जुड़ा हो, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा बन जाता है। टोटल हमने 4 कार्बन लगाए हैं और यहाँ पर जुड़ गया है Cl, और ये C क्या है, ये C हमारी थर्ड डिग्री बनती है, ठीक है। तो इसमें हमने ऐड किया सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का मतलब क्या होता है, अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक मतलब उसमें इथाइल अल्कोहल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, वहां से क्या बन जाता है, सोडियम इथोक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम इसको बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते थे यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, यहाँ से Cl जाएगा, उसके साथ वाले C में से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएंगे, ठीक है। इसका आप लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं 1 2 3। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर है अभी। तो ऐसे आप इसको सोल्व आउट करना है। तो ऐसे इसकी थर्ड रिएक्शन है, दैट इज द फिनोल इज ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिनोल को अगर हम क्लोरोफॉर्म, दिस इज द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या मिल जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाता है CH2। तो ये हमारा बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। जैसे था ना अभी यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड, वहां पर एसिडिक ग्रुप था, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये बन गया सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन का बहुत ही फेमस नेम है, वो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में अब मुझे बताना है, ठीक है। उससे आइडिया होगा कि आप लोगों को क्या कुछ याद है कि नहीं है, आप लोगों ने कितना अच्छे से रीड किया है चैप्टर्स को। तो इसका सिंपल सा और काफ़ी मशहूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। उसका नेम प्लीज़ आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। क्लियर है अभी। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम के यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स दिस वन। तो हमें कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर भी साथ में ही बताया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करनी है, ठीक है। अब देखिए Mn एंड Cn जुड़े हैं यहाँ पर 6 और ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव, ठीक है। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हम अज्यूम कर लेते हैं x, Cn की होती है -1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x - 6 इज इक्वल्स टू -3, और यहां से इसको सोल्व आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है। अब Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दिस इज दी 25, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या रहेगी, आर्गन तक आ जाएंगे यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद होते हैं 4s2 एंड 3d5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बनाना है Mn3 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, आर्गन वाले तो ऐसे ही रहते हैं, तो सबसे पहले ये 2 s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं और बाद में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे d वाले में से। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3d4। क्लियर है अभी। तो ये हो गई Mn3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको, इसके ऑर्बिटल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3d, ठीक है। इसमें होंगे 5 ऑर्बिटल, इसके कर लेते हैं 5 कंप्लीट। फिर आ गया 4s और फिर आ गया यहाँ पर 4p, ठीक है। अब देखिए 4s और 4p तो दोनों यहाँ पर एम्प्टी है, ओनली d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। ये हो गया Mn3 पॉजिटिव। अब जब इसका आयन, जब इसका बनेगा कॉम्प्लेक्स, जब इसके साथ Cn6 आकर जुड़ेंगे तो क्या होगा, उसने बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आइदर हम बना सकते हैं D2sp3 और या फिर हम बना सकते हैं sp3d2। अब देखिए sp3d2 उस टाइम पर बनती है अगर हमारे जो यहाँ पर इनर d ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 3d ऑर्बिटल्स हैं, उनमें 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी ना बचते हैं। अगर उनमें 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी बचते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, D2sp3 बना सकते हैं, ठीक है अभी। तो अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज देते हैं तो 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं और फिर भी हमारा कॉम्प्लेक्स तो पैरामैग्नेटिक ही रहता है, ठीक है ना। तो वैसे भी जो Cn है, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है। तो इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को पीछे वाले ऑर्बिटल में भेज दिया, तो यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर एज इट इज ही रहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर दो डी ऑर्बिटल हमने एम्प्टी करवा लिए हैं और साथ में है s और p, तो ये सभी ज्वाइन होकर अब क्या बना देंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इनर ऑर्बिटल्स यूज किए गए हैं, देयरफॉर इट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सभी जगह पर Cn अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा और इसके साथ वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे 6 Cn जो यहाँ पर आयंस होंगे। क्लियर है अभी? तो ऐसे हमारा बनेगा MnCn6, ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव, उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। तो उसने यही पूछा था कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो हमारा आंसर आ जाएगा D2sp3। मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, n की 2 की वैल्यू मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2, तो आप इसे सोल्व कर लेना, 4 इंटू 2 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट का आंसर आप लोगों ने यहाँ पर यूज कर देना है और इसकी यूनिट्स आती हैं बोहर मैग्नेटन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आंसर, अब 8 का स्क्वायर रूट तो सोल्व आप लोग खुद कर सकते हैं, उसको सोल्व कर लेना, 2.87 के आसपास कुछ आंसर होता है, वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी? और उसने ये पूछा था कि टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वो भी हमने बता दिया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दो चीजों से हमें आइडिया हुआ कि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन पीछे भेज दिया। बट कॉम्प्लेक्स हमें बताया गया था दैट इज द पैरामैग्नेटिक, बट फिर भी दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर अनपेयर्ड थे, तो इसलिए हमारा ओवरऑल ये सब कुछ बन जाएगा। क्लियर है अभी? ओके है, तो आगे चलते हैं। इसकी अगली प्रॉब्लम है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट हेनरीज लॉ। याद होगा आप सबको हेनरीज लॉ क्या होता है अभी? हेनरीज लॉ क्या होता है कि गैस का मास उतना ही डिसोल्व होगा जितना उसका किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर होता है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन व्हाई आर टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स फिल्ड विद एयर डिल्यूटेड विद हीलियम। जब कोई स्कूबा डाइवर जाते हैं पानी के अंदर, उनके पास जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें जो वहां पर एयर होती है उसको डिल्यूट कर दिया जाता है बाय द हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम की सोलबिलिटी लो है और हीलियम का साइज बहुत स्मॉल है, वो ब्लड में डिजोल्व भी लो अमाउंट में होगी, और ऊपर आने पर जो डिजोल्व हुई हुई गैस बाहर आएगी उसका साइज छोटा होने के कारण जब वो गैस बाहर निकलेगी तो हमें ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उसके साथ उसको डिल्यूट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा कि हेनरीज लॉ क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस में गैस का पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, के सोल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। सो P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन को हम x लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम यहाँ पर लगा लेते हैं कांस्टेंट, दैट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। क्लियर है अभी? अब इसका भी आंसर उसने यही बताया है कि प्रेशर अंडर वाटर इज वेरी हाई, सो द सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड इंक्रीजेस। ठीक है, बहुत ज्यादा गैस डिसोल्व हो जाती है ब्लड के अंदर। व्हेन द डाइवर कम्स टू द सरफेस, जब वो वापस आता है सरफेस पर, अचानक से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और जो सोलुबल जो गैसेस डिसोल्व हुई थी ब्लड में वो बाहर निकलती हैं, एंड देन कॉजिंग बबल्स ऑफ द नाइट्रोजन इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में हमारे में क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसी गैस चाहिए जो कि बबल्स भी ज्यादा ना बनाए, जिसकी सोलबिलिटी भी काफी लो हो, तो इसलिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हीलियम ऐड कर देते हैं 11.7%। ठीक है, ओके अभी इस सिचुएशन को बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, BENDS, बेंड्स। इसके बाद है अज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द 6 बार, आर्गन का उसने पार्शियल प्रेशर बताया है 6 बार। कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ द आर्गन गैस इन वाटर, उसके लिए हमें KH की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 40 किलो बार। ठीक है, तो KH की वैल्यू हमें बताई गई है 40 किलो बार और हमें पार्शियल प्रेशर यानी कि P की वैल्यू भी बताई गई है। हमने सोल्व करनी है सोलबिलिटी। अब देखिए सोलबिलिटी के लिए हमें क्या निकालना है, X सोल्व करनी है, मोल फ्रैक्शन सोल्व करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन को X के साथ करते हैं डिनोट,
तो अगर x को सोल्व करना है तो क्या बनेगा, KH उधर चला जाएगा ओवर में, तो ये बन जाएगा P ओवर K। P की वैल्यू हमें दी गई थी 6 और KH की वैल्यू हमें यहाँ पर बताई गई थी 40 किलो बार, तो हमने उसको चेंज कर लिया इनटू बार, तो वो बन गई 40 इंटू 1000। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोल्व कर कर 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। मोल फ्रैक्शंस की कोई भी यूनिट्स नहीं होती, तो हमने सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि x इज इक्वल्स टू प्रेशर ओवर KH। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला यूज कर कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है अभी? तो ये 3 मार्क्स की प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस। तो सबसे पहला उसने पूछा है कि एनिलीन इज अस्टाइलेटेड बिफोर द नाइट्रेशन रिएक्शन। एनिलीन की नाइट्रेशन करवाने से पहले उसकी अस्टाइलेशन क्यों करवाते हैं? ठीक है, तो उसकी अस्टाइलेशन करवाने का हमने रीजन बताना है कि व्हाई एनिलीन इज अस्टाइलेटेड बिफोर द नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एनिलीन की डायरेक्टली ही नाइट्रेशन करवा देते हैं तो क्या होगा कि हमें मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा और साथ में ही हमें मिल जाएगा मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा। ऑर्थो तो 2% बनेगा ओनली, तो मेनली हमारे पास कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा और मेटा प्रोडक्ट। मतलब कि पैरा और एटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। बट हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में। तो हम फिर क्या करते हैं कि उस अमाइन ग्रुप की प्रोटेक्शन कर देते हैं। प्रोटेक्शन करने के साथ क्या होगा कि रिंग की जो एक्टिविटी होती है वो वहां पर डिक्रीज हो जाएगी और सिर्फ पैरा पोजीशन पर जाकर ही नाइट्रेशन होगी। तो कुछ ऐसी रिएक्शन फिर हम वहां पर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये है हमारी यहाँ पर एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन के साथ हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है कि यहाँ पर NH है उसके साथ जोड़ देता है COCH3 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच हो गया COCH3 ग्रुप, जिसके साथ के इस ग्रुप की हो जाएगी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करवाकर फिर इसकी एक्टिविटी लो हो गई, तो फिर क्या होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे HNO3 एंड H2SO4। वो फिर यहाँ पर ओनली पैरा पोजीशन पर ही NO2 ग्रुप को जोड़ेंगे। फिर इसमें बाद में आप लोग एसिड ऐड कर कर, डिल्यूट एसिड या डिल्यूट बेस ऐड कर कर यहाँ पर एनिलीन ग्रुप को फिर से बना सकते हैं। ये ग्रुप यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप लोगों ने याद रखनी है। ये रिएक्शन वैसे भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन के अलावा भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अस्टाइलेशन करवाएं, फिर इसमें H2SO4 ऐड करें, फिर ओनली पैरा प्रोडक्ट ही हमें ऑब्टेन होगा। क्लियर है अभी? सेकंड प्रॉब्लम है कि pKb ऑफ द एनिलीन इज लोअर देन दैट ऑफ द मेटा नाइट्रो एनिलीन। मैंने आपको बताया था pKb वैल्यूज या फिर pKa वैल्यूज बेसिक स्ट्रेंथ के ऑपोजिट चलती हैं। तो मतलब क्या है कि एनिलीन की pKb वैल्यू लो है, सो मतलब एनिलीन इज द स्ट्रॉन्गर बेस देन द मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन इज जो आप लोगों ने ऊपर यहाँ पर स्ट्रक्चर है देखी कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है NH2, और अगर हम इसके साथ जोड़ दें कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 होता है, NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन। अब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। सो देयरफॉर मेटा नाइट्रो एनिलीन इज द वीकर बेस, देयरफॉर इट हैज द हायर pKb वैल्यू। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एनिलीन की pKb वैल्यू लो होने का मतलब है कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन दी मेटा नाइट्रो एनिलीन। उसकी लो क्यों है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग NO2 ग्रुप के वहां पर होने के साथ उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। NO2 एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बेसिक की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, फिनोल और एनिलीन में इसका अलग अलग इफेक्ट होगा, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है अभी? अंडरस्टैंडिंग हो रही है अच्छे से? ठीक है, थोड़ा सा सुनना मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट आप लोग सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, साथ में सोल्व कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी। गिव रीजंस फॉर एनी 3 ऑफ दिस क्वेश्चंस। मतलब इसी का ही पार्ट था ये जो हमने अभी प्रॉब्लम की है,
इसमें ए और बी पार्ट थे और इसके सी और डी पार्ट आगे हैं, ठीक है। इनमें आपको एक इंटरनल चॉइस है, मतलब आप लोगों ने टोटल 4 में से करने हैं 3 क्वेश्चन। प्राइमरी अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, forms a product which is soluble in sodium hydroxide. However, the secondary amine gives the product which is insoluble in sodium hydroxide. ये क्या चीज है? This is from the Hinsberg region, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रीजन। तो ये हमने इससे जो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज इसको बोलते हैं, दैट इज द हिंसबर्ग रीजन। इसको यूज किया जाता है अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अमाइंस में डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं, वहां से आपको आइडिया होगा। अब देखिए, दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज द हिंसबर्ग रीजन। ये हो गया हमारा प्राइमरी मान। तो प्राइमरी मान के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन और ये जो Cl है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये S का बॉन्ड N के साथ बन जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अभी भी इस N के पास एक हाइड्रोजन है बाकी। इसी हाइड्रोजन की प्रेजेंस के होने के कारण ये जो उसने कहा है कि विच इज सोलुबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है फॉर्म होता है यहाँ पर, ये सोलुबल होता है बेस में। अगर सेकेंडरी माइन होगा तो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, C2H5 जुड़ा होगा, तो उसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही है नहीं, तो देयरफॉर इट इज नॉट सोलुबल। बस इतना आप लोगों ने बताना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन इन द एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस इज द एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड, इसका ही नाम है, ठीक है। तो उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है जिसके कारण के वो सोलुबल होती है, बट सेकेंडरी वाले से बनाएंगे देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसके लिए वो इनसोलुबल होता है, ठीक है। तो 1 नंबर में सिर्फ इतना ही आप लोग बता देंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, इसी का डी पार्ट देखते हैं कि एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको याद होगा कि फिनोल जो होती है या फिर क्लोरोबेंजीन होती है, वो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो जाती है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है, ठीक है। अगर याद है तो अच्छा है अभी, वरना मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता अब। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होता है कि ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर बना देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, अगला प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। तो अब देखिए, ये रिएक्शन एनिलीन में क्यों नहीं हो सकती? अब देखिए, एनिलीन एक बेस है और एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड है जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो वो खुद ही बेस के साथ अटैच हो जाता है, मतलब कि एनिलीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड खुद ही जुड़कर यहाँ पर अपना सोल्ट बना लेता है, इसलिए आगे फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगी नहीं, तो इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड के साथ हो नहीं पाती, बिकॉज एनिलीन इज बेस। क्लियर है अभी? तो ऐसी बातें आप लोगों ने जो पिछले चैप्टर्स का भी जो कुछ होती हैं रिएक्शंस, उन सभी को जोड़कर देखना है। ऐसे आप लोग ओवरऑल एक यहाँ पर रिजल्ट्स बनाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है, तो एक जगह पर दूसरी जगह जैसी रिएक्शंस आ जाती हैं तो दोनों को मैच कर कर आप लोग जरूर देखिए, आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 30th प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-cyclohexyl chloroethane 2-cyclohexyl chloroethane undergoes a dehydrohalogenation reaction. Name the reagent which is used to carry out the reaction. ठीक है, इसमें कौन सा रिजेंट हमने यूज किया है ये हमने अब यहाँ पर बताना है क्या? 2-cyclohexyl chloroethane। अब देखिए, 2 पोजीशन पर जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल और 1 नंबर पर जुड़ा है Cl, तो ये हो गया 1 2, इसके साथ हम जोड़ देते हैं साइक्लोहेक्साइल। सो दिस इज दी 2-cyclohexyl chloroethane। इतना हो गया अभी क्लियर? अब इसकी हुई है डिहाइड्रोहलोजिनेशन, यानी कि इसको KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करवाया होगा। उसके साथ क्या होता है, यहाँ से Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 विद दिस वन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसका नेम क्या बनेगा? 1 2, यानी कि 1 पर है साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन सॉरी इथीन, तो ये बन जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल। अब देखिए, हमारी जो मेन चेन है, पेरेंट चेन है, वो ये वाली बन रही है 2 कार्बन वाली।
सो एक नंबर पर क्या जुड़ा है, दैट इज द साइड चेन, दैट इज द साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल इथीन, 2 कार्बन है तो हम इसको इथीन बोल देंगे। तो हमें इसका नेम बताना था, नेम द रीजेंट विच इज यूज्ड, वो भी हो गया हमारा अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है अभी? अब इसी का बी पार्ट क्या है कि why are haloalkanes more reactive towards the nucleophilic substitution reaction than the haloarenes and vinyl halides। अब देखिए ये प्रॉब्लम तो बहुत बार पूछी जाती है, मतलब कि हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी हेलोअल्केन्स से लो क्यों होती है। सिंपल सा आंसर है ड्यू टू दी रेजोनेंस के कारण उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सो अगर आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें, वैसे तो इतना भी रिटर्न में एक्सप्लेन कर देंगे तो भी सही है। तो आंसर इसका क्या बनेगा कि जो क्लोरोबेंजीन होती है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। रेजोनेंस बनानी आती है अभी क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, तो रेजोनेंस इसकी जरूर बना लेना, ये बहुत यूज होती है क्लोरोबेंजीन की, फिनोल की या फिर एनिसोल की, सभी की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाकर जरूर देखिएगा। क्लोरोबेंजीन और फिनोल का तो सिमिलर है, तो ये आप लोगों ने जरूर ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये जो एक्स यानी कि हेलोजन और सी का बॉन्ड क्या बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, देयरफॉर इसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। दूसरा उसने बात की है विनाइल हैलाइड्स की। अब ये क्या होते हैं विनाइल हैलाइड्स, अगर कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है उसने बनाया हो डबल बॉन्ड अगले कार्बन के साथ, इनको बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स। तो इसमें भी रेजोनेंस बन जाती है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है विनाइल हैलाइड की। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शेयर कर देगा Cl के साथ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बन और हेलोजन के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, देयरफॉर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है। क्लियर है अभी? इसके बाद इसी में ही एक ऑप्शन में था, ठीक है, और में इसमें है कि नेम द पॉसिबल अल्कीन्स विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमने MCQ में भी यूज की थी, ऐसी ही सिमिलर था वहां पर भी कि साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर हमने क्या जोड़ना है, 1 पोजीशन पर मिथाइल है, उसमें अल्कोहल वाला था और 1 पे ही है क्लोरो। ये हमें बनाना है, कौन से अल्कीन यूज करें, तो सिंपल है, एक तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाकर, या फिर हम यहाँ पर 2 बॉन्ड बना सकते हैं इस पोजीशन पर, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, इन दोनों को यूज कर कर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये वाला हो सकता है, इसमें HCl ऐड करें तो H जाएगा यहाँ पर और Cl जाएगा यहाँ पर, ड्यू टू दी मार्कोनिकोव रूल कि जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर कम उसके पास जाएगा हेलोजन यानी कि Cl आयन, तो ये बन जाएगा। या फिर ये हो सकता है यहाँ पर भी इसके पास, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और Cl जाएगा इसके पास अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों में एडिशन होगी। इन दोनों के नाम आप लोगों ने याद रखने, इसका नाम क्या है, उसने कहा था नेम, उसके नेम लिखे, नेम ना अगर यूज करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इसका नाम बनेगा मिथाइलिन, इसका नाम हमने क्या लिख दिया, मिथाइलिन, और बाकी आ गया साइक्लोहेक्सीन। इसका तो फिर बन जाएगा 1 2, 1 पर मिथाइल है और साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, क्योंकि इसके रिंग के अंदर है डबल बॉन्ड, तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। क्लियर है अभी? सेकंड था कि अलाइल क्लोराइड। अब ये क्या चीज होती है, जब कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसके अगले कार्बन ने बनाए हैं डबल बॉन्ड, इनको बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडली देन द एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस जल्दी क्यों हो जाती है, बिकॉज अलाइल क्लोराइड, मान लीजिए ये एग्जांपल है हमारे पास अलाइल क्लोराइड की, ठीक है, अलाइल क्लोराइड क्या करेगा, अपना यहाँ से क्लोरीन हटाकर कार्बोकटायन बना लेगा, ठीक है, सॉरी, तो इसका कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ यूज हो सकता है, तो इसके कारण ही इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी हाइड्रोलाइसिस जल्दी हो सकती है एज अकॉर्डिंग टू दी SN1 रिएक्शन, क्योंकि उसमें बनते हैं कार्बोकटायंस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है अभी? केमिस्ट्री सैंपल पेपर का ये हमारा थर्ड पार्ट होगा, जिसमें कि हम एक्सप्लेन करेंगे 2 केस स्टडी प्रॉब्लम्स को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं।
तो हमारी सबसे पहली यहाँ पर है केस स्टडी प्रॉब्लम, जो कि आपको सेक्शन डी में आने वाली है एग्जाम में। ठीक है, सो इसको पहले आपको रीड कर लेना है अच्छे से, और फिर जो आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर पूछी जाएंगी उसके आप लोगों ने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन। तो ये हमें इसमें बताया गया है कि जो डीएनए के ऊपर रिसर्च वर्क हुआ था, ये पूरी आपकी जो केस स्टडी है उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों ने यहाँ पर याद रखने हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो डीएनए की जो रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें क्या बताया गया था कि, तो आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ये बात याद रखनी है कि द न्यूक्लियोटाइड composition ऑफ द डीएनए वेरीज अमंग द स्पीसीज। ठीक है, तो हम सभी में ही न्यूक्लियोटाइड्स का जो अरेंजमेंट होता है, उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है डीएनए की, वो चेंज हो जाती है। और सेकंड उसने इसमें क्या बताया है कि ऑलमोस्ट ऑल डीएनए, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ए का अमाउंट टी के बराबर होता है। ए यहाँ पर क्या है, ए इज दी यहाँ पर होता है इसमें दैट इज द एडेनाइन, और टी यहाँ पर होता है थायामाइन, एंड अमाउंट ऑफ दी ग्यूनाइन इज इक्वल्स टू दी अमाउंट ऑफ दी साइटोसाइन। तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ए का अमाउंट टी के इक्वल है और जी का अमाउंट सी के इक्वल है, एंड जो अमाउंट ऑफ प्यूराइंस होते हैं, ए और जी होते हैं दोनों प्यूराइंस, यानी कि ए प्लस जी जो यहाँ पर होगा, ठीक है, इन दोनों का अमाउंट इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ दी पेरीमिडिन्स। ठीक है, तो सी प्लस टी के अमाउंट के बराबर होगा। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, दिस रूल इज नोन एज दी चेरगेफ्स रूल। ठीक है, तो जिसमें चेरगेफ्स रूल ना अप्लाई हो, ना ये दोनों का अमाउंट इक्वल ना आए, वो क्या होंगे, दैट उनकी स्ट्रक्चर या तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होगी, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है, डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड, जो यहाँ पर डबल हेलिक्स थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। अगर उसमें चेरगेफ रूल अप्लाई ना हो तो वो या तो यहाँ पर होगा सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, या फिर वो यहाँ पर डीएनए की बजाय आरएनए होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। अब हमें जो इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनको एक बार रीड आउट करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम पूछी गई है कि ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 100 एडेनाइन एंड 150 साइटोसाइन बेसिस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट ऑफ द डीएनए। इसमें ए का अमाउंट हमें 100 बताया गया है और सी का अमाउंट हमें बताया गया है 150। उसने पूछा है कि टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होने वाले हैं। हमने अभी यहाँ पर क्या रूल यहाँ पर है, हमने सीखा कि A इज इक्वल टू टी एंड G इज इक्वल टू C, यानी कि A के बराबर T का अमाउंट है और G के बराबर C का अमाउंट है। यानी कि अगर A 100 है तो T भी 100 होंगे, ठीक है ना, थायामाइन वाले भी। अगर C है 150 तो G भी कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है, ए जी सी टी में से एक बेस होता है। तो टोटल ए जी सी टी का टोटल अमाउंट हमारे पास अब कितना बनेगा, 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150, तो टोटल बन जाएगा 500। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 500 न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर प्रेजेंट रहने वाले हैं। क्लियर है अभी? तो इसका आप लोगों ने आंसर बस ऐसे एक्सप्लेन कर देना है कि अगर ए 100 है तो टी भी 100 होगा, सी 150 है तो जी भी 150 होगा। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो जाएंगे, सभी को ऐड कर देंगे 500 बन जाएंगे। क्लियर है? तो बी हमसे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर पूछी गई कि ए सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड वाज फाउंड एट दी टू साइट्स। Scientists claim that the samples belong to same species. How did the scientist arrive at this conclusion? उसने एक हेयर का सैंपल और एक ब्लड का सैंपल दो अलग अलग साइट से ऑब्टेन किया। साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि दोनों सैंपल सेम स्पेसिस को ही बिलोंग करते हैं। इसका कंक्लूजन उन्होंने डीएनए के अरेंजमेंट पर बेस्ड बनाया होगा। इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा कि दे स्टडी द न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन ऑफ द डीएनए। उन्होंने क्या किया होगा, हेयर और ब्लड दोनों में से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्पोजिशन को एक बार चेक किया होगा। तो अगर इट वाज द सेम, सो दे कंक्लूडेड दैट दी सैंपल्स बिलोंग टू दी सेम स्पीसीज। अगर वो दोनों
पर ही सेम आ गया होगा तो इसका मतलब वो सेम स्पेसिस के ही जो वहां पर सैंपल्स थे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी था। अब सी में क्या है कि द सैंपल ऑफ द वायरस वाज टेस्टेड एंड इट वाज फाउंड टू कंटेन 20% एडेनाइन, 20% थाइमाइन, 20% ग्यूनाइन एंड रेस्ट ऑफ द साइटोसाइन। अब देखिए रेस्ट ऑफ द साइटोसाइन मतलब ये वाला कितना बन गया 20 20 और 20, ये बन गया 60। तो रिमेनिंग कितना बचा 40% हमें दिया गया है साइटोसाइन। पर हमने क्या देखा है कि जी और सी का अमाउंट सेम होना चाहिए, बट जी है ओनली 20%, सी है 40%। तो यहाँ पर ये जो रूल है वो तो अप्लाई नहीं हो रहा। सो कहना इज द जर्नल, उसने कहा है कि इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस इज डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए सिंगल हेलिक्स और आरएनए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस डाटा। अब ये देखिए ये डीएनए डबल हेलिक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो रूल अप्लाई होना चाहिए था। तो इनमें से दो ऑप्शन बचते हैं, आरएनए या फिर डीएनए। देखिए अगर ए जी सी टी सभी प्रेजेंट है तो ये आरएनए भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक बेस अलग होता है, तो ये डीएनए सिंगल हेलिक्स होगा। ठीक है, तो जी का अमाउंट सी के इक्वल है नहीं, सो दिस इज नॉट द डबल हेलिक्स। द बेसिस पेयर्स आर एटी जी सी जो हमें दिए गए हैं। अगर टी की जगह पर यानी कि थाइमाइन की जगह पर यू होता यानी कि यूरासिल होता तो ये आरएनए होता, बट ये आरएनए है नहीं, तो ये डीएनए सिंगल हेलिक्स वाला होगा। ठीक है, तो वायरस इज दी सिंगल हेलिक्स डीएनए वायरस। ठीक है, अभी सिर्फ इतना आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। आगे है कि हाउ कैन चेरगेफ्स रूल बी यूज्ड टू इन्फर दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अ डबल हेलिक्स और द सिंगल हेलिक्स। अगर ए प्लस जी का अमाउंट सी प्लस टी के इक्वल ना आए तो वो क्या होगा सिंगल हेलिक्स, अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा डबल हेलिक्स। बस यही आप लोगों ने वहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऐसी कुछ केस स्टडी की प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अब एक और ऐसी ही केस स्टडी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर सोल्व आउट करते हैं। ये वाली आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम है हमारी फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो क्या है यहाँ पर के हिना इज इन्वेस्टिगेटिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस। शी मेक्स ए सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ द वाटर। ठीक है, उसने क्या यूज किया है 10 ml वाटर ऑफ ए नॉन मास ऑफ NaCl साल्ट, उसमें NaCl सॉल्ट ऐड किया जा रहा है। शी पुट्स द साल्ट सोल्यूशन इनटू ए फ्रीजर एंड लीव्स इट टू फ्रीज। शी टेक्स द फ्रोजन साल्ट सोल्यूशन आउट ऑफ द फ्रीजर एंड मेजर्स द टेम्परेचर व्हेन द फ्रोजन साल्ट सोल्यूशन मेल्ट। मतलब उसने मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस उसके पास क्या है। सेट 1, मास ऑफ द साल्ट यूज्ड इज 0.3। इन रीडिंग सेट 1 में इतनी रीडिंग शो हुई है यानी कि दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो सेट 2 में ये रीडिंग है। तो ये सभी रीडिंग उसने 6 बार एक्सपेरिमेंट किया है और हर बार उसने दो दो रीडिंग के यहाँ पर अलग अलग बनाए हुए हैं सेट। इसमें से अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछी गई हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें पूछी गई हैं। सबसे पहला है कि one temperature in second set of the result does not fit the pattern, which temperature is that। अब देखिए यहां से अगर हम देखें यहाँ पर कितना शो हुआ है -3, यहाँ पर आ गया -5.5। तो अनएक्सपेक्टेडली ये कुछ अलग वैल्यू है। बाकी पूरे जो यहाँ पर दी गई हैं वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग ये कुछ अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज दी दैट रीडिंग जो कि यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बस एक्सप्लेन कर देना है। अब बी में देखते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड हिना कलेक्ट 2 सेट्स ऑफ द रिजल्ट। उसने दो दो सेट क्यों बनाए यानी कि रीडिंग सेट 1 और रीडिंग सेट 2 क्यों बनाया, ताकि एरर अगर कोई आए तो वो हम यहाँ से सोल्व आउट कर सके, एरर्स ना ज्यादा आए, ज्यादा एक्यूरेटली उसका एक्सपेरिमेंट हो सके। तो टू अवॉइड एरर्स उसने 2 बार रीडिंग्स को यहाँ पर यूज किया है। क्लियर है अभी। सी है सॉरी सी है, इसमें उसने पूछा कि इन प्लेस ऑफ NaCl इफ हिना हैड यूज्ड ग्लूकोज
what would have been the melting point of the solution with 0.6 ग्राम ग्लूकोज in it? अगर उसने NaCl की जगह पर 0.6 ग्राम ग्लूकोज यूज करती तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आता? देखिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF दैट इज इक्वल्स टू KF into WB mass of the solute into 1000 over WA mass of the solvent into molar mass of the solute। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पहले लगाते हैं NaCl के ऊपर। तो NaCl की हम लोग रीडिंग ये वाली यूज कर लेते हैं, 4th नंबर वाली। ठीक है, तो सबसे पहले है मास, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है 3.8, तो इसकी वैल्यू लग गई 3.8 इसकी जगह पर। KF को हम ऐसे ही रहने देंगे KF। WB कितना मास यूज किया गया है 0.6, ठीक है, इंटू 1000 और मास ऑफ द सोलवेंट उसने हमें शुरू में बताया था हमने कितना वाटर यूज किया है 10 ml, यानी कि हमने कितना मास कितना ले लेंगे 10 ग्राम। और मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है अभी, मास ऑफ NaCl ऐड कर लें, इसका क्या बनेगा 58.5। ठीक है, अब सिमिलर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑन द ग्लूकोज। ठीक है, अब उस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल्टा TF हमें सोल्व करना है इज इक्वल टू दी KF इंटू WB हमें सेम यूज करना है 0.6 इंटू 1000 और डिवाइड में हम लोग यहाँ पर रखेंगे 10 इंटू ग्लूकोज का मास होता है 180। ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर कर देना है डिवाइड। तो डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, इसको तो इसको ऊपर रख लेते हैं, डेल्टा TF डिवाइडेड बाय 3.8, ये हो गया इसके साथ डिवाइड। अब दूसरी साइड पर हमने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो टर्म्स यहाँ पर सेम है, जैसे कि KF के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 0.6 के साथ ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1000 ये भी कैंसिल हो गया 10, तो ये बचा है। डेल्टा TF को ऊपर रखा था तो उसका 180 मार्क्स जो मास था वो आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर में है, और इसको हमने रखा था ओवर में, इसकी ओवर वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, सो दिस बिकम्स दी 58.5। ठीक है, तो यहां से आप लोग इजिली डेल्टा TF का आंसर सोल्व कर सकते हैं। ये दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका इजिली आंसर आ जाएगा। तो इतनी सोल्विंग अब आप लोगों ने खुद कर लेनी है। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। हमें KF की वैल्यू हम अपनी रीडिंग्स में से ही सोल्व कर कर यूज कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमें इतना कुछ यहाँ पर अप्लाई करना पड़ा। ओके, अभी अब इसके बाद उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रेडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट इफ 1.2 ग्राम ऑफ साल्ट इज एडेड टू दिस ml ऑफ वाटर। मतलब सेम में अगर 1.2 ग्राम हम लोग सोल्ट ऐड करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग कितना मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम 0.3 ऐड करते हैं तो कितना मेल्टिंग पॉइंट आता है -1.9। अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें यानी कि 0.6 कर दें तो कितना आता है -3.8। तो मतलब 2 टाइम्स हुआ है। अगर हमने मास को 2 टाइम्स कर दिया तो जो हमारा चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, वो भी हमारा 2 टाइम्स हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कर देते 1.2 तो इसके 2 टाइम्स यहाँ पर क्या आएगा 7.6, तो कितना आ जाएगा -7.6। तो इसको बस आप लोगों ने यही एक्सप्लेन कर देना है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है ये दोनों रीडिंग्स आप लोगों ने वहां पर एक्सप्लेन कर देनी है कि अगर इतना मास लिया था तो इतना मेल्टिंग पॉइंट था, इतना रखेंगे तो इतना आएगा। तो वो एक्सपेक्टेड है कि अगर हम 2 टाइम्स मास कर दें, क्योंकि 0.6 इंटू 2 कितना हो गया 1.2, तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 7.6 बन गया। ठीक है, क्लियर है अभी?